जिस तरह से हमने बताया था कि आज हम आपको इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी हुई बारीकियां जो है उसके बारे में बताएंगे और उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। वो है नवल गोयल, फाउंडर और सीईओ PolicyX.com के। बहुत बहुत शुक्रिया नवल जी, आज ईटी नाउ स्वदेश को वक्त देने के लिए। नवल जी, मैं शुरुआत सबसे पहले यही करता हूं। इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, आम लोगों को इतना समझ में नहीं आता। अभी तक 2023 तक तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट इतनी बड़ी शीट होती थी, जो टर्म्स एंड कंडीशन समझ में ही नहीं आती थी। इसके अलावा 2024 से हमने देखा है कि आईआरडीए ने एक 1 पॉइंट शीट जो है पॉलिसी के साथ देना जरूरी कर दिया है। तो आपसे यही समझूंगा, जो अब नई पॉलिसीज के अंदर जो एक पेज की जो शीट होती है, क्या वो काफ़ी है लोगों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़ी हुई तमाम बारीकियों को समझने के लिए, सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको समझने के लिए, या फिर इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिन पर पॉलिसी होल्डर्स को ध्यान रखना चाहिए? जी देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जैसा कि आपने सही बताया कि काफ़ी समय ऐसा होता है कि एक्सपर्ट्स को भी समझने में वक्त लग जाता है। तो हमारी जो सजेशन रहती है कस्टमर्स के लिए, वो ये है कि सबसे पहले तो आप अपना गोल के हिसाब से ये देखिए कि पॉलिसी में जो मेन फीचर्स है, जो सबसे टॉप के फीचर्स है, वो आपके गोल से अलाइन होते हैं या नहीं होते हैं। डेफिनेटली आप वो फाइन प्रिंट नहीं पढ़ पाएंगे, और पढ़ भी लेंगे अगर एज अ कस्टमर, तो ज्यादातर कस्टमर को वो समझ नहीं आते। तो इसके लिए हम सजेशन देते हैं कि आप एटलीस्ट कोई एडवाइजर से या कोई जो जो इंश्योरेंस फील्ड से हो, उनसे सलाह लें कि ये फीचर्स का मतलब क्या है। जो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम बताते हैं अपने कस्टमर्स को, वो ये है कि प्रपोजल फॉर्म। प्रपोजल फॉर्म वो होता है जो आप भरते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। आप जब पॉलिसी खरीदते हैं तो आप प्रपोजल फॉर्म भर के देते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है प्रपोजल फॉर्म देख के कि आपको कवरेज देना है या नहीं देना है, या कोई कंडीशंस लगा के देना है। तो जो प्रपोजल फॉर्म है वो हम सजेस्ट करते हैं कि आप खुद से भरें, या एटलीस्ट खुद से पूरा का पूरा प्रपोजल फॉर्म अच्छे से रिव्यू कर ले। क्योंकि अगर प्रपोजल फॉर्म में आपने गलती की है या आपने कोई इंफॉर्मेशन छुपाई है, तो वो आपका क्लेम रिजेक्शन का कारण बन सकता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैंने कहा कि प्रपोजल फॉर्म आप ठीक से देखें। फर्स्ट है ऑब्वियसली आप पॉलिसी के जो बेनिफिट्स है वो देख लें, और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो है बेनिफिट इलस्ट्रेशन। जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ज्यादातर खरीदते हैं, ये हेल्थ में नहीं होता बट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है, जहां पे आपको ये देखने को मिलता है कि आपका जो पैसे हैं वो कैसे कैसे इन्वेस्ट होंगे, एक एक आईआरडीए रिकमेंडेड रिटर्न रेट्स के अनुसार। जैसे कई बार क्या होता है कि एडवाइजर आपको 15% रिटर्न के हिसाब से दिखा देता है कि इतना पैसा आपका बन जाएगा, बट ऑब्वियसली वो 15% गारंटीड तो है नहीं। तो आपको ये देखना चाहिए कि आईआरडीए ने 4 और 8% के अनुसार इंश्योरेंस कंपनी को बताया है कि आपको इलस्ट्रेशन देना है कि अगर 4% से पैसा बढ़ता है तो आपका पैसा कहाँ तक पहुंचेगा, और अगर 8% से बढ़ता है तो कहाँ पहुंचता है। तो ये दोनों इलस्ट्रेशन देख के आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो अलाइन होनी चाहिए पॉलिसी के साथ। तो हम रेकमेंड करते हैं कि ये 3 डॉक्यूमेंट आप ध्यान से देखें। बारीकी अगर आप पढ़ सकते हैं, जो टर्म्स एंड हमने कंडीशन देखा है कि 2024 के अंदर आईआरडीए के द्वारा कंपलसरी किया गया था कि हर पॉलिसी होल्डर को एक एक पन्ने का एक शीट दी जाए जिसमें तमाम पॉलिसी से जुड़ी हुई बातें इजी लैंग्वेज में लिखी हुई हो। तो क्या वो इम्प्लीमेंट हुआ है? क्योंकि आपके तो कई सारे पॉलिसी होल्डर होंगे, तो उनसे आपको फीडबैक मिला होगा। क्या वो जो डॉक्यूमेंट है 1 पेज शीट, जिसको आईआरडीए ने काफी प्रचार प्रसार भी किया, तो उससे कितना पॉलिसी होल्डर को जानकारी मिल पाती है? देखिए, उससे मोटे लेवल पे तो जानकारी मिल जाती है कि आपकी पॉलिसी के बेनिफिट्स क्या है, इलस्ट्रेशंस क्या है। बट अगर आप फाइन प्रिंट की बात करें तो फाइन प्रिंट उस एक पेज में आने की संभावना नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस में काफी सारे सिचुएशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेटिंग पीरियड की बात करें तो वेटिंग पीरियड जो है वो आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के अनुसार आपके लिए
पर्टिकुलरली आपके लिए डिसाइड की जाती है। तो ऐसी चीजें आपको फाइन प्रिंट में ही मिलेंगी, और उसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि वो पीरियड है एक वो पेज पॉलिसी लाइन। डॉक्यूमेंट का जो 1 पेज पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसमें नहीं लिखा हुआ होगा कि आपकी जो पॉलिसी है उसमें क्या वेटिंग पीरियड है। वो 1 पेज का जो डॉक्यूमेंट आईआरडीए कहता है जो जरूरी है उसमें नहीं लिखा हुआ होगा। नहीं, उसमें जरूर लिखा रहता है, लेकिन उसमें उस डिटेल में नहीं लिखा रहता, मतलब हर सिचुएशन की डिटेल नहीं लिखी रहती। तो आपको ये नहीं पता होगा कि आपकी कौन कौन सी बीमारियां कवर्ड नहीं होंगी। वो आपको फाइन प्रिंट पे पता लगेगा, या कौन से परमानेंट एक्सक्लूजन्स है, कौन से टेम्पररी एक्सक्लूजन्स है। तो ये सारी चीजें एक पेज के डॉक्यूमेंट में कवर नहीं हो सकती। वो एक पेज ज्यादातर लाइफ इंश्योरेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे इलस्ट्रेशंस वगैरह होती है। अभी आपने बताया जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, क्योंकि ज्यादातर लोग जो हमारे पास भी सवाल आते हैं उनका ये कहना होता है कि ये एक्स कंपनी है, ये 5 लाख का कवरेज है कम में दे रही है, वाई कंपनी है 5 लाख का कवरेज ज्यादा पे दे रही है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को कंपेयर करते समय सबसे ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए? जिस तरह से कोपे है या रूम रेंट के ऊपर लिमिट नहीं, ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर 3 चीजें हैं जो पॉलिसी होल्डर सबसे ज्यादा ध्यान में रखे, जिससे वो अपना डिसीजन ले सके कि 2 कंपनी 3 कंपनी या 5 कंपनी की जो पॉलिसी को वो कंपेयर कर रहा है तो वो कंपैरिजन हो सके। क्योंकि एक ही सम एश्योर्ड में कई सारी कंपनियों का जो प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है। जी बिल्कुल। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है रूम रेंट, क्योंकि जब भी आप कोई हॉस्पिटल जाते हैं तो आपका रूम रेंट के अनुसार पूरा का पूरा हॉस्पिटल बिल चेंज हो जाता है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप सेम हॉस्पिटल में गए और सेम इलाज कराते हैं, तो आप लेट से 5,000 के रूम की जगह 8,000 के रूम में रहते हैं, तो आपका बिल सिर्फ 3 दिन में लेट से आपका डिफरेंस सिर्फ 3,000 के हिसाब से 9,000 रुपए का होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा बिल आपका 8,000 के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल के चार्जेस है वो रूम रेंट के अनुसार आपके पूरी ट्रीटमेंट चार्जेस भी उसी हिसाब से इन्फ्लेट होती है। तो रूम रेंट काफी क्रिटिकल हो जाता है अगर आप पॉलिसी कंपेयर करें, क्योंकि अगर आपको जेब से देना पड़ गया तो पूरा परसेंटेज जो इन्फ्लेशन है वो पूरा का पूरा देना पड़ेगा रूम रेंट की वजह से। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप ये देखें कि आपके एक्सक्लूजन्स क्या है पॉलिसी में, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्लेम लेते वक्त आपको यही देखना होता है कि आपको पता चलता है कि अच्छा इस बेनिफिट में तो ये एक्सक्लूजन है। लेट से मैटरनिटी प्लान कोई सोच के लेता है तो उसको लगता है कि पूरा सम एश्योर्ड मैटरनिटी कवर होगा, मतलब पूरा अमाउंट उसको मिल सकता है मैटरनिटी कवरेज के लिए। बट जनरली मैटरनिटी के लिए एक सब लिमिट होती है 50,000 की या 1 लाख की। इवन आपकी अगर पॉलिसी 10 लाख की भी है तो भी आपकी वो लिमिट होती है, तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सही सम एश्योर्ड लेना, क्योंकि सम एश्योर्ड कई बार आप गलत ले लेते हैं और आपको इनफ नहीं होता। से बताया कि कुछ 3 चीजें हैं जो बीमारी पॉलिसी होल्डर्स को ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहला तो रूम रेंट, दूसरा एक्सक्लूजन और तीसरा सम एश्योर्ड। तो सम एश्योर्ड तो पॉलिसी होल्डर्स को अपफ्रंट पता चल जाता है कि वो 5 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं, 10 लाख की ले रहे हैं, 20 लाख की ले रहे हैं, जितनी की। लेकिन रूम रेंट के ऊपर पॉलिसी होल्डर को देखने की जरूरत है कि आप जो भी पॉलिसी ले रहे हो उसमें रूम रेंट का लिमिट क्या है, और रूम रेंट के हिसाब से ही आपके जो बाकी चार्जेस है वो तय होंगे। तो सर क्या ये कहना सही है कि आप जो भी पॉलिसी ले उसमें रूम रेंट की कोई लिमिट नहीं रखी जाए, जिससे आपको क्लेम में कभी दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि अभी एक इंश्योरेंस कंपनी का ब्रोकर्स एसोसिएशन का सर्वे आया जहां पे बताया गया कि लोगों के द्वारा शिकायत की गई कि 75% ही क्लेम मिला, 80% ही क्लेम मिला। तो उसमें एक बड़ी वजह यह होती होगी कि रूम रेंट के ऊपर कैपिंग थी, तो उसी हिसाब से जो क्लेम है वो पूरा नहीं दिया गया। जी बिल्कुल। आइडियल केस तो यही है कि आप बिना कोई रूम रेंट कैपिंग के पॉलिसी लें। डेफिनेटली वो थोड़ी सी महंगी होती है कंपेयर टू अगर आपने लेट से रूम रेंट कैपिंग के साथ लिया है। बट वो जस्टिफाइड है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप वो टेंशन में नहीं रहना चाहते कि आपका कितना बिल आपके जेब से जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हम सजेस्ट करते हैं वो है को पेमेंट। कई बार पॉलिसीज में को पेमेंट की क्लॉजेज होती है कि लेट से आपका बिल आया 5 लाख का, उसमें से 20% आप अपनी जेब से दोगे और बाकी का इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो हम सजेस्ट करते हैं कि जीरो को पेमेंट वाली पॉलिसी लें, जिसमें आपको अपनी जेब से कुछ भी ना देना पड़े।
बिल्कुल। तो दर्शकों के लिए काफ़ी शानदार राय जो है वो नवल गोयल जी बता रहे हैं कि आप जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपेयर कर रहे हो, अगर उसमें आपको दिख रहा है कि दो इंश्योरेंस कंपनी में एक का प्रीमियम कम है, तो दो चीज़ जरूर जान ले, तीन चीज जरूर जान ले। सबसे पहले रूम रेंट की क्या लिमिट है, इसके अलावा कोपे है या नहीं है, क्योंकि अगर कोपे होता है तो आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। और इसके अलावा कौन कौन से एक्सक्लूजन है, क्योंकि कई कंपनियां जो है वो एक्सक्लूजन को डाल देती है जिसमें पर्टिकुलर जो बीमारियां हैं वो कवर नहीं होती। एक और चीज सर, हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो दर्शकों के सवाल है वो हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं। सर, ये कितना सही है कि टॉपअप जो आप लेते हैं वहां पर अगर आप किसी को 5 लाख की पॉलिसी लेनी है और उसमें वो 1 लाख रुपया, जो शुरुआती 1 लाख रुपया है, उसको इंक्लूड नहीं कर रहा है और बाकी के 4 लाख को इंक्लूड कर रहा है, तो क्या इससे प्रीमियम काफी ज्यादा चेंज हो जाता है, इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी सस्ती हो जाती है? क्योंकि लोगों का मानना है कि भाई अगर 60, 70, 80 हजार रुपए तक का मेरा खर्चा आया तब तो मैं ही दे दूंगा, लेकिन 2, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक का आया तो वो उस पॉलिसी से कवर हो जाएगा। बिल्कुल, इनफैक्ट ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है कस्टमर्स के लिए, जिनको ये लगता है कि छोटा-मोटा खर्चा वो अपनी जेब से कर सकते हैं और कोई बड़ा खर्चा हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी उसको संभाल ले। तो जनरली अगर आप देखें तो 4-5 लाख तक का खर्चा एक मिडिल क्लास पर्सन कर पाता है अपनी जेब से। बट अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें 50 लाख का खर्चा आ गया, तो डेफिनिटली वो एक तरह से बैंक्रप्सी स्टेज पे पहुंच सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हम रेकमेंड करते हैं कि टॉप अप प्लान ले, जिसका प्रीमियम काफी कम होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को भी पता है ज्यादातर जो क्लेम आएंगे वो 2-3 लाख, 1 लाख 50 हजार के आएंगे। कोई रेयर ही चांस होगा कि उसका क्लेम 5 लाख से ऊपर जाएगा। इसीलिए क्योंकि वो रेयर सिचुएशन है, उसका प्रीमियम भी काफी कम होता है। तो हमारे एकदम सही बताया नवल जी कि टॉपअप प्लान एक अच्छा विकल्प है पॉलिसी होल्डर्स के लिए, जिसमें उनका प्रीमियम भी कम होगा और जो इनिशियल खर्चा है वो अपने जेब से पूरा कर सकते हैं। तमाम मुद्दों पर विस्तार से हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवल जी। आपने जो इंसाइट्स दी रूम रेंट से जुड़ी हुई, कोपे से जुड़ी हुई और टॉपअप से जुड़ी हुई, वो हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी जो इंसाइट्स है वो शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हमें शो में इनवाइट करने के लिए। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं और बच्चों के लिए आप किस तरह से इन्वेस्ट करें, इस पर चर्चा करेंगे हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स के साथ।